आपका स्वागत करता हूँ सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि इसके पहले मैंने लेक्चर में बता दिया था वैद्युत आवेश के बारे में बेटा, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? कूलाम के नियम के बारे में। तो कूलाम का नियम कूलाम का नियम तो बेटा क्या है ना, कूलाम के नियम के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैंने कल लेक्चर में बता दिया था कि अगर कहीं पर प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज है तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो बेटा होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। लेकिन अगर माइनस प्लस है या प्लस माइनस है तो इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण बल। कैसा बल? आकर्षण बल। ठीक है। अब देखो, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पूर्व हम क्या करेंगे, मान लेंगे हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक ये है और दूसरा हमारे पास पॉइंट चार्ज बी है ना। हमारे पास पॉइंट चार्ज बी है और अब इस पर हम मान लेंगे कि इस पर जो आवेश है वो क्यू ए है और इस पर जो आवेश है वो क्यू बी है। तो यहां से इसके बीच की दूरी को हमने नाम दे दिया कि आर है। क्या मान लिया? आर। अब देखो यहां पर कैसा चार्ज है, ए, और यहां पर बी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण। दोनों प्लस प्लस है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है तो इनके बीच है आकर्षण बल। तो पहले तो हम दोनों चार्जों को प्लस में ले लेंगे। अब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम ने कहा कि जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहली लाइन में हम लिखेंगे कि दो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बिंदु आवेशों दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला लगने वाला आकर्षण आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों दोनों आवेशों दोनों आवेशों के गुणनफल के गुणनफल के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। अब देखो अनुक्रमानुपाती होता है, यहां पे ऐसे लिखेंगे एफ अनुक्रमानुपात क्यू ए इंटू क्यू बी। क्लियर है? अब देखिए इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद कूलाम ने बताया कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सेकेंड पे हम लिखेंगे दोनों दोनों बिंदु आवेशों
के मध्य की दूरी, मध्य दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F व्युत्क्रमानुपात 1/r²। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो फर्स्ट और सेकेंड की बात करेंगे तो दोनों को बेटा हम क्या करेंगे, मिलाकर लिखेंगे F अनुक्रमानुपात QA QB अपान r²। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं F बराबर, अब देखेंगे F बराबर, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा 1/4πε0 QA QB अपान r²। एक सेकेंड में फ्रेम से कर लेता हूँ, बस कट गया है थोड़ा सा, इसको यहीं पे लिखेंगे। इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा F बराबर 1/4πε0 QA QB अपान r²। तो ये फाइनल हो गया कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है, ये कांस्टेंट है। मान लो कि इनके मध्य हम लिख सकते हैं, यदि आवेशों के मध्य परावैद्युतांक के हो, कि मतलब इसके बीच कोई बेटा लकड़ी वकड़ी रख दो, है ना, कागज रख दो, तो यहाँ पर जो फाइनली फार्मूला बन के आएगा वो आएगा F बराबर 1/4πε0 QA QB अपान में r²। और अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको कि 1/4πε0 जो है उसी के साथ एक परावैद्युतांक आ जाएगा, क्योंकि उनके बीच परावैद्युतांक, तो 1/4πε0 के QA QB अपान r²। यहां तक हो गया। तो ये हो गया कूलाम का नियम, इसको हम कहते हैं कूलाम का नियम। एक बार आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और समझने का प्रयास करें, और जो भी बातें समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये समझ में नहीं आया, कोशिश करूँगा उसको दोबारा समझाने की। बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें इसको, और शेयर करने के साथ साथ बाकी लोगों को जो है थोड़ा सा बताएं, और इसमें जो है थोड़ा सा कमेंट वगैरह लाइक वगैरह करते रहिए भैया। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कूलाम का नियम। अब हम बात कर लेंगे 1/4πε0 की वैल्यू के बारे में, इस ε0 क्या है इसके बारे में, है ना, और परावैद्युतांक के बारे में, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। चलिए बात करते हैं। तो इसके बाद हम अब हम बात करेंगे 1/4πε0 1/4πε0
का मान का मान इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, होती है 9.0 इंटू 10⁹ है ना। अब इसके बारे में जरा बीमा के बारे में बात करें तो कूलाम्स का नियम आपका आया है F बराबर 1/4 पाई Q A QB अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई। उसके बाद क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एप्सिलॉन नॉट है क्या भाई, तो जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन पहली बात तो एप्सिलॉन के बारे में बात करें तो एप्सिलॉन वैद्युशीलता है। क्या है बेटा, वैद्युशीलता। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि एप्सिलॉन अगर है तो एप्सिलॉन पहले एप्सिलॉन के बारे में, तो जो इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, तो इसका जो एप्सिलॉन क्या है, ये है वैद्युतशीलता। क्या है, वैद्युतशीलता है, ये वैद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बेटा, क्या होता है, ये सब चीजें याद रखना, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगी, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर बीमा के बारे में बात करें कि इसकी बीमा क्या होती है ना, तो यहाँ पर बीमा के बारे में बात कर लेंगे। एप्सिलॉन नॉट की बीमा एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक लिख लो बेटा, कूलाम, क्या लिखेंगे, कूलाम स्क्वायर बटे यहाँ पे क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। अब सबकी बीमाएं रख दो। जो कूलाम की बीमा होते हैं, कूलाम की बीमा बेटा होते हैं, कूलाम को हम लिखेंगे ए टी, तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर बटे न्यूटन ML/T⁻², और मीटर यानी L स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो बात निकलेगी, तो देखो m ऊपर जाएगा m⁻1, उसके बाद L स्क्वायर हो जाएगा, तो L की पावर 2 1 3 हो जाएगा -3, और A स्क्वायर और T ऊपर जाएगा तो T की पावर +4, T की पावर +4, ये हो जाएगी बीमा, ठीक है ना। m की पावर -1, L की पावर -3 और A की पावर, ठीक, ये बीमा हो गई। तो बीमा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, तो आप कैसे निकालेंगे ये भी याद रखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। इसके बारे में वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो चलिए यहीं पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र।
वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र तो हम कहेंगे किसी स्थिर स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी वैद्युत बल का क्या होता है? अनुभव होता है। वैद्युत बल का अनुभव होता है। जरा इसको अच्छे से समझिए। किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी वैद्युत बल का अनुभव होता है उसे उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये कि मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, या यहां पर हम मान लेते हैं माइनस क्यू। ठीक है, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र ऐसा क्रिएट हो जाएगा जहां पर अगर हम किसी आवेश को, अभी एक बात और है भाई, अगर इसको ऐसे समझें कि आवेश जैसे चुंबक है, तो मान लो हमारे पास एक चुंबक है, यहाँ सपोज यहीं पे ले लेते हैं, मान लो हमारे पास एक चुंबक है ना। अब अगर इस चुंबक की तीव्रता हमें ज्ञात करनी कि कितने बल से इसको आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, तो अगर हम अपने हाथ को ले जाएं इसके समीप, तो क्या ये हाथ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने जो वस्तु ले जाएंगे वो चुंबकीय वस्तु होनी चाहिए, जैसे लोहा है या चुंबक ही हो। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब कोई आवेश ले जाएंगे तो हमने यहाँ पर तो प्लस आवेश लिया है ना, अब इसके चारों ओर अगर कोई आवेश ले जाएंगे तो हम उस आवेश को क्या बोलेंगे? उस आवेश को बोलेंगे परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे बेटा? परीक्षण आवेश। तो मान लेते हैं, मतलब परीक्षण प्रैक्टिकल करने के लिए तो हम क्या कह सकते हैं, और यहाँ पर क्यों आवेश है, तो अब मान लेते हैं इसके चारों ओर कहीं पर भी एक हम परीक्षण आवेश रख देते हैं। अब ये परीक्षण आवेश इस पर कुछ बल लगाएगा तो वैद्युत बल का अनुभव हुआ नहीं हुआ, और यही वैद्युत बल कहलाता है बेटा वैद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। तो मैंने लिख दिया है किसी स्थिर बिंदु आवेश, मतलब ये एक रेस्ट पोजीशन में, ये भी रेस्ट पोजीशन में, तो किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, मतलब किसी आवेश को ले जाने पर एक वैद्युत बल का अनुभव होता है, उसे हम कहते हैं उसका वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। अब बात करेंगे कि प्लस वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो प्लस से अब ये कैसे क्लियर करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र, तो बेटा क्या है कि इनके चारों ओर कुछ रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से बाहर की ओर जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से बाहर की ओर जाती हैं और ऋणात्मक की ओर आती हैं। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, ठीक है, अब देखो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी वैद्युत बल का अनुभव करते हैं उसे हम कहते हैं उसका वैद्युत क्षेत्र। उसे क्या कहते हैं? उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है अभी, तो चलिए पढ़ते हैं भाई, है ना। चल, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। रेखाओं के गुण, इसमें बेटा कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण,
तो क्या है कि सबसे पहले तो ये जान लो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक की ओर आ जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाती हैं, प्लस से बाहर की ओर जाती हैं और माइनस की ओर जाती हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? तो बेटा क्या है ना कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो, मान लेते हैं, सपोज माना कि प्रतिच्छेद करती, क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करती, तो इनको प्रतिच्छेद करवा देंगे। अब जब प्रतिच्छेद कर दिए तो यहाँ पर स्पर्श रेखाएं खींचो, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्श रेखाएं जो है ना बेटा, ये दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे। किसको? दो दिशाओं को। अब ये सोचो कि क्या किसी वैद्युत क्षेत्र में दो दिशाएं हो सकती हैं? संभव ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो दो दिशाएं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये भी याद रखिएगा, नहीं करती। क्यों नहीं करती? मैंने भी बताया कि अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, और जो कि संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं, सतत रहती हैं, सतत होती हैं, ऐसे लिखो। सतत मतलब बेटा लगातार, ऐसा नहीं कि वैद्युत क्षेत्र रेखा चली उसके बाद फिर टूट गई बीच से फिर चली, ऐसा नहीं। तो सतत चलती रहेगी, सतत होती हैं, मतलब लगातार कंटिन्यू होती हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे, कुछ गुण थे, ये आप याद रखिएगा अच्छे से इनको कंप्लीट, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर प्रतिच्छेद कर देंगे तो उनके कटान बिंदु पर जहां पर काटेंगी वहां पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और बेटा दो स्पर्श रेखाएं दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? बेटा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होगा एफ अपान क्यू नॉट। क्लियर है? अब देखो यहां पे क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट बेटा है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश मतलब प्रैक्टिकल करने वाला है ना, कह सकते हैं। तो क्या है, अगर हम मान लें किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर Q नॉट इक्वल टू एकांक कर दें तो E बराबर किसके हो जाएगा? F के। E बराबर हो जाएगा F के। तो हम क्या कह सकते हैं?
हम कह सकते हैं कि किसी, यहाँ पे देखो लिख सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में कितना बेटा, ये एक माने ना, तो एकांक परीक्षण आवेश को एक माना गया है ना, ये देखिए ये एक माना गया है, तो यहाँ पे क्या है परीक्षण आवेश, तो हम लिख सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे जोड़ देना था, एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य, एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बेटा, लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको अच्छे से कंप्लीट करें। क्या है, एक बार फिर से कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने पर, देखिए हम एकांक मान लेते हैं, कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहीं पे देख लेते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने एक कूलाम परीक्षण आवेश ले गए, ये कूलाम परीक्षण आवेश ले गए, तो इस परीक्षण आवेश पर इसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, पहले लिख दिया, ठीक है। ये एक सदिश राशि बेटा, कौन सी, सदिश राशि है, कैसी राशि, सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि। तो इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं सदिश रूप, इसको हम अलग लिखे दे रहे हैं, इसका सदिश रूप। सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप, तो सदिश रूप के बारे में जब बात करेंगे बेटा, तो देखो सदिश रूप E बराबर होता है F/Q0, है ना, तो F/Q0 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सदिश रूप, तो E के ऊपर वेक्टर लगा देंगे और F के ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे और Q0, तो ये हो जाएगा इसका सदिश रूप। अगर इसका मात्रक के बारे में बात करेंगे तो मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है बेटा जी, मात्रक होता है इसका, यहाँ पे F है, F का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, होते तो और भी मात्रक हैं जैसे ओल्ट प्रति मीटर, लेकिन वो हम पढ़ेंगे जब विभव प्रवणता पढ़ेंगे। तो न्यूटन प्रति कूलाम। अगर बीमा के बारे में बात करें तो बीमा क्या होगी भाई, देखो यहाँ पर अगर F की बीमा की बात करें तो F की बीमा क्या होती है बेटा, F की बीमा होती है mLT⁻² और बटे QAT होता है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा mLA⁻1 और T⁻3 है, ये हो गई बीमा। और इसकी जो दिशा है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, मतलब अगर दिशा के बारे में बात की जाए तो दिशा हमेशा प्लस से माइनस की, लिख लेना, इसी में लिख देता हूं कि दिशा जो है, दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, क्लियर। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।